स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा डिजाइन किया गया है। 2. भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया पिनाका एक बहुमुखी और उच्च परिशुद्धता वाला रॉकेट सिस्टम है। 3. हथियार प्रणाली के प्रारंभिक संस्करण की मारक क्षमता 400 किलोमीटर थी, जबकि उन्नत संस्करण की मारक क्षमता 800 किलोमीटर हो गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स यानी PSQR वैलिडेशन ट्रायल के भाग के रूप में मार्गदर्शित पिनाका शस्त्र प्रणाली के उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे DRDO की प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एवं डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ARDE द्वारा डिजाइन किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया पिनाका एक बहुमुखी और उच्च परिशुद्धता वाला रॉकेट सिस्टम है। अतः कथन 2 सही है। हथियार प्रणाली के प्रारंभिक संस्करण को मार्क 1 कहा जाता था जिसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर थी। उन्नत संस्करण या पिनाका मार्क 2 की मारक क्षमता 70 से 80 किलोमीटर है, जिसे भविष्य में 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। नटराज प्रतिमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रतिष्ठित चोल राजवंश के शासनकाल के दौरान निर्मित हुई। 2. आनंद तांडव ब्रह्मांड की शाश्वत लय का प्रतीक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नटराज प्रतिमा भगवान शिव को ब्रह्मांडी नर्तक के रूप में दर्शाती है जो ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। यह प्रतिष्ठित चोल राजवंश के शासनकाल के दौरान निर्मित हुई जो उनकी कलात्मक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को दर्शाती है। अतः कथन 1 सही है। आनंद तांडव ब्रह्मांड के शाश्वत लय, सृजन और विनाश के चक्र और समय के सतत प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ल्यूसिज्म एक आनुवांशिक स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा कोशिकाओं में रंजकता की कमी हो जाती है। 2. एल्बिनिज्म मेलेनिन उत्पादक जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ल्यूसिज्म एक आनुवांशिक स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा कोशिकाओं में रंजकता की कमी होती है जिससे जानवरों या मनुष्यों में त्वचा का रंग पीला या सफेद हो जाता है। अतः कथन 1 सही है। एल्बिनिज्म एक आनुवांशिक स्थिति है जो मेलेनिन उत्पादक जीन में उत्परिवर्तन के कारण होती है जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा, बाल और आंखों में रंजकता की कमी होती है। अतः कथन 2 सही है। ल्यूसिज्म एल्बिनिज्म से इस मायने में भिन्न है कि ल्यूसिज्म से पीड़ित व्यक्तियों की आंखों और बालों में अभी भी कुछ रंग द्रव्य उत्पन्न हो सकता है लेकिन त्वचा में नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्थैतिक क्लाउड सीडिंग विधि में उष्म मेघों के आधार में फ्लेयर्स या विस्फोटकों के माध्यम से हाइग्रोस्कोपिक पदार्थों के बारीक कणों जैसे नमक का छिड़काव करना शामिल है। 2. हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग विधि में बर्फ के नाभिक जैसे सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बर्फ को ठंडे मेघों में प्रविष्ट कराना शामिल है जिनमें सुपरकूल तरल जल की बूंदें होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग विधि में उष्म मेघों के आधार में फ्लेयर्स या विस्फोटकों के माध्यम से हाइग्रोस्कोपिक पदार्थों के बारीक कणों जैसे नमक का छिड़काव करना शामिल है। अतः कथन 1 सही नहीं है। स्थैतिक क्लाउड सीडिंग विधि में बर्फ के नाभिक जैसे सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बर्फ को ठंडे मेघों में प्रविष्ट कराना शामिल है जिनमें सुपरकूल तरल जल की बूंदें होती हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। बर्फ के नाभिक बर्फ के क्रिस्टल या बर्फ के टुकड़ों के निर्माण को गति दे सकते हैं जो पहले तरल बूंदों का रूप ले सकते हैं और फिर वर्षा के रूप में गिर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित एक वारंट द्वारा की जाती है। 2. पद छोड़ने के बाद कैग भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कैग सार्वजनिक निधि की सुरक्षा और केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। भारत के कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित एक अधिकार पत्र द्वारा की जाती है, अतः कथन 1 सही है। कैग 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर कार्य करता है। कैग का वेतन संसद निर्धारित करती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर होते हैं। पद छोड़ने के बाद कैग भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. उन्हें पहली बार वर्ष 1836 में ओफियोफैगस हन्ना के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 2. यह एकमात्र ऐसा सांप है जो अंडे सेने तक घोंसला बनाता है और उसकी रखवाली करता है। 3. इसके विष का उपयोग कोब्रोक्सिन जैसी दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सांप प्रजाति उपर्युक्त विशेषताओं का सर्वोत्तम वर्णन है? ए. रसेल वाइपर, बी. रेटिकुलेटेड पाइथन, सी. किंग कोबरा, डी. ब्लैक माम्बा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी किंग कोबरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। किंग कोबरा को पहली बार 1836 में डेनिश प्रकृतिवादी थियोडोर एडवर्ड कैंटर द्वारा ओफियोफैगस हन्ना के रूप में वर्गीकृत किया गया था। किंग कोबरा दिन के समय सक्रिय होते हैं। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अंडे से बच्चे निकलने तक घोंसला बनाता है और उसकी रखवाली करता है। इसके विष का उपयोग कोब्रोक्सिन और नाइलॉक्सिन जैसी दर्द निवारक दवाओं के विकास में किया जाता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्थानीय सरकार संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत केंद्र सूची का विषय है। 2. अनुच्छेद 243G स्थानीय निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्थानीय सरकार संविधान के 7वें अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है, अतः कथन 1 सही नहीं है। अनुच्छेद 243G स्थानीय निकायों को शक्तियों के हस्तांतरण का प्रावधान करता है। इस कारण वे बुनियादी ढांचे और सेवाओं को प्रदान करने में प्रमुख अभिकर्ता बन जाते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई कजान घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. G20, बी. ब्रिक्स, सी. कैरिकॉम, डी. UNFCCC COP29। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ब्रिक्स। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कजान घोषणा एक दस्तावेज है जिसे 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। बता दें कि शिखर सम्मेलन में नए सदस्य देशों की भागीदारी को प्रदर्शित किया गया, जिससे ब्रिक्स प्लस गठबंधन के भीतर बढ़ते प्रभाव और विविधता पर जोर दिया गया, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कैरिकॉम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कैरिकॉम 21 देशों का समूह है जिसमें द्वीपीय देश तथा सूरीनाम और गुयाना जैसे मुख्य भूमि क्षेत्र शामिल हैं। 2. कैरिकॉम की स्थापना वर्ष 1973 में चगुआरामस संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कैरिकॉम 21 देशों, 15 सदस्य देशों और 6 सहयोगी सदस्यों का समूह है जिसमें द्वीपीय देश और सूरीनाम और गुयाना जैसे मुख्य भूमि क्षेत्र शामिल हैं, अतः कथन 1 सही है। कैरिकॉम की स्थापना वर्ष 1973 में 4 संस्थापक सदस्यों बारबाडोस, गुयाना, जमैका और त्रिनिदाद और टोबैगो द्वारा चगुआरामस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी, अतः कथन 2 सही है। यह समुदाय अफ्रीकी, भारतीय, यूरोपीय, चीनी, पुर्तगाली और स्वदेशी पृष्ठभूमि के लोगों से बना है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें अक्सर कारखानों, उपयोगिताओं और परिवहन नेटवर्क सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास होता है। 2. इससे घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार सहित परिचालन के वैश्विक अनुकूलन की अनुमति मिलती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इसमें अक्सर कारखानों, उपयोगिताओं और परिवहन नेटवर्क सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास होता है, अतः कथन 1 सही है। यह बेहतर घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता सहित परिचालन के वैश्विक अनुकूलन की अनुमति देता है, अतः कथन 2 सही है। यह विशाल विश्व बाजार तक पहुंच प्रदान करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमी अवधि में फर्म को जोखिम से बचाता है। अगला प्रश्न है, कैली फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कैली फंड की स्थापना आनुवांशिक संसाधनों पर डिजिटल अनुक्रम सूचना के उपयोग से होने वाले लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। 2. कैली फंड का कम से कम 50% हिस्सा स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिलाओं तथा युवाओं की स्वतः पहचानी गई आवश्यकताओं पर केंद्रित होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कैली फंड की स्थापना आनुवांशिक संसाधनों पर डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन या डिजिटल अनुक्रम सूचना के उपयोग से होने वाले लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, अतः कथन 1 सही है। DSI जीनोम अनुक्रम पर्यावरण और जैविक अनुसंधान में मूल रूप से भूमिका निभाने वाले डेटा को संदर्भित करता है। कैली फंड का कम से कम 50% हिस्सा स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिलाओं तथा युवाओं की स्वतः पहचानी गई आवश्यकताओं पर केंद्रित होगा, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में कैथोलिक पादरियों और ननों के लिए कर छूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में कैथोलिक पादरियों और ननों को कर से छूट देने की शुरुआत 20वीं सदी के मध्य में उनके सामाजिक योगदान को मान्यता देने के लिए की गई थी। 2. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस छूट को बरकरार रखा क्योंकि यह कानून के तहत समानता के सिद्धांत के अनुरूप है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।